हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लाए हैं सीटेट यूपी टेट 2026 के लिए सीटीपी की थ्योरी क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवधारणा। चलिए हम देखते हैं टॉपिक बाल विकास की अवधारणा या बाल विकास किसे कहते हैं। तो सबसे पहले विकास की प्रक्रिया एक अविरल क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया होती है। विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत रूढ़ियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों तथा स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि को भी शामिल किया जाता है। बालक के विकास की प्रक्रिया गर्भ से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। बाल विकास की प्रक्रिया को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो यानी कि बच्चे के जन्म से लेके बच्चा जब गर्भ में रहता है तभी से विकास शुरू हो जाता है और यह मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। आगे हम देखेंगे विकास की इस प्रक्रिया में गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था आदि शामिल हैं। विकास की परिभाषा। विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन वह अव्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन है। ये किसके अनुसार है? हर्लॉक के अनुसार। हर्लॉक ने क्या कहा है कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन वह व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन है। मतलब एक समान होती है, परिवर्तन होती है। अगला हम देखेंगे विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह व्यवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। या किसके अनुसार है? तो ये मुनरो के अनुसार है। फिर हम आगे देखेंगे विकास के रूप। आगे हम देखते हैं विकास के रूप। विकास की प्रक्रिया के 4 रूप होते हैं। पहला क्या है? आकार में परिवर्तन। शरीर विकास क्रम में आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार व भार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। मतलब आकार में परिवर्तन का क्या है कि विकास जो है वो क्रम में आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार व भार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अनुपात में परिवर्तन। अगला है अनुपात में परिवर्तन। जैसे कि हम बता सकते हैं कि कितना % मतलब या कितना विकास हो चुका है। तो विकास क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन होता है, लेकिन यह परिवर्तन अनुपातिक होता है। अगला है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। बालक के विकास में परिवर्तन होता है। नवीन गुणों का विकास होने से पहले पुराने गुणों का लोप हो जाता है। मतलब कहने का आशय यह है कि बालक के विकास में जो परिवर्तन होता है, जब नए गुण का विकास होता है तो जो पहले वाले यानी कि पुराने गुण रहते हैं वो लुप्त हो जाते हैं, उनका लोप हो जाता है। अगला हम देखेंगे नए गुणों की प्राप्ति। नए गुणों की प्राप्ति में बालक में विकास क्रम के साथ साथ नए गुणों की प्राप्ति होती रहती है। विकास के सिद्धांत। विकास सार्वभौमिक तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के कुछ मुख्य नियम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 क्या है? विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। मतलब जो विकास होता है उसका एक निश्चित सीमा होती है विकास की। एक मतलब प्रतिरूप होता है, सीमा निश्चित नहीं होती है विकास की। वृद्धि की सीमा निश्चित होती है। विकास जो है वह निरंतर यानी कि जब तक आदमी जीवित रहेगा तब तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। ठीक, तो अगला हम देखते हैं कि मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास जैसे कि सिर से पैर की ओर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो विकास होता है उसे मस्तका अधोमुखी विकास, यह क्या होता है? सिर से लेके पैर की ओर होता है। इसे क्या बोलते हैं? निकट दूर विकास का यह नियम सभी क्रम में।
सभी क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्र में होता है, तत्पश्चात केंद्र से पूरे भागों में होता है। मतलब कहने का यह है कि पहले केंद्र से होता है, यानी कि जैसे पहले बालक क्या है, पहले अपने पूरे शरीर को, यानी कि पूरे शरीर को पहले वो घुमाता है, फिर हाथ पैर और उंगलियां, इसलिए इसे क्या बोलते हैं कि पहले विकास केंद्र से होके फिर तत्पश्चात वह बाहर की ओर जाता है। अगला क्या है, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। मतलब विकास का वह नियम सभी विकास प्रकार के विकास पर लागू होता है। फिर हम क्या देखते हैं, विकास अवस्थाओं के अनुसार, विकास अवस्थाओं के अनुसार प्रायः ऐसा लगता है कि बच्चे में अचानक से कोई परिवर्तन हो रहा है, परंतु ऐसा नहीं है कि यह विकास के निरंतर चलने वाला क्रम होता है। विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव रहते हैं, यानी कि सभी व्यक्ति में विकास जो है वो अलग अलग टाइप से होते हैं, इसे समान विकास सबकी नहीं होती है। फिर विकास की दर में तीव्रता व मंदता पाई जाती है। विकास निरंतर जैसे एक सीधे एक रेखा में नहीं होता है, वह कभी होता है, कभी मंद हो जाता है, कभी तेजी से होता है। विकास में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। विकास एक अविराम प्रक्रिया है। विकास मतलब कभी यह समाप्त नहीं होती है। फिर क्या है, विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिमाण होता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले मतलब कई प्रकार के कारक हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले क्या है, वंशानुक्रम, वातावरण, आहार, रोग, अंतरस्रावी ग्रंथियां, बुद्धि। तो जैसे कि वंशानुक्रम मतलब क्या होता है कि जैसे कि अपने पूर्वजों से प्राप्त कुछ चीज़ें उसको जेनेटिक से मिलती हैं, इसलिए वह अनुक्रम यानी कि वंशानुक्रम से होता है विकास। इसके बाद में वातावरण, वातावरण से मतलब कैसे संबंधित है कि वह अपने पास पड़ोस में इन्वायरमेंट में रह के वह सीखता है। इसके बाद में आहार, मतलब वह कैसे भोजन ले रहा, कैसा उसका मस्तिष्क कैसा विकसित हो रहा है, तो उस पे वो डिपेंड करता है। दूसरा क्या है कि मतलब कि रोग, अगर बालक को शुरुआत से कोई रोग हो जाता है तो उसका विकास रुक जाता है। फिर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये भी प्रभावित करता है। और बुद्धि, बुद्धि मतलब अगर बच्चे को अच्छी शिक्षा या अच्छा इन्वायरमेंट वातावरण नहीं मिलेगा तो वैसे वो सीखेगा। फिर हम क्या देते हैं, विकास की विभिन्न अवस्थाएं। तो रॉस के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला क्या है, शैशवावस्था, दूसरा पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा क्या है, उत्तर बाल्यावस्था, चौथा है किशोरावस्था। तो शैशवावस्था कब से कब तक चलता है, तो इसे हम जैसे कि 0 से 2 वर्ष भी बोलते हैं, या कहीं कहीं रहता है 1 से 3 वर्ष तक। फिर पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था जो है वो 12 से 18 वर्ष तक। फिर हम देखेंगे सामाजिक विकास का सिद्धांत, ये किसके अनुसार है, तो वाइगोत्स्की के। फिर नैतिक विकास का सिद्धांत, ये किसके अनुसार है, तो कोहल वर्ग के अनुसार है। फिर क्या है, बाल विकास और बाल अध्ययन की दृष्टि से हॉरलॉक के द्वारा किए गए वर्गीकरण सामान्य माना गया है। इनके अनुसार विकास की अवस्थाएं निम्न हैं। जैसे हम आगे देखते हैं कि गर्भावस्था गर्भकाल से जन्म तक, शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक, बचपनावस्था 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक, वयासंधि मतलब यह 12 से 14 वर्ष तक। इसके बाद में देखेंगे पूर्व बाल्यावस्था किशोरावस्था, तो 13 से 17 वर्ष तक, उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक चलती है।
मध्य अवस्था 41 से 60 साल तक, और वृद्ध अवस्था जो है वो 60 वर्ष के बाद शुरू होती है। तो ये विकास की सब अवस्थाएं हैं। अब हम देखेंगे परीक्षा उपयोगी तथ्य। तो उसे विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे विकास कहते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। विकास कर्म प्रणाली का परिपक्वता प्रदान करता है और विकास के पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संतुलित और पौष्टिक आहार, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और शारीरिक व मानसिक विकास में सहायता होता है। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व: पोषण, वृद्धि, यौन अंतःस्रावी ग्रंथियां, प्रजाति रोग एवं चोट, घर का वातावरण, पास पड़ोस, विद्यालय का वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, शुद्ध वायु एवं प्रकाश। शैशवावस्था में शिशु के समायोजन की अवस्था कहलाती है। विकास के रूप में शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं: अपरिपक्वता, प्राश्रितता, संवेदनशीलता, व्यक्तिगत विभिन्नता आदि। बाल्यावस्था की विशेषताएं: खतरनाक अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था और उत्तरोत्तर वृद्धि एवं विकास, पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति, सामाजिक भावना का उदय, गंदी आयु की समूह की आयु आदि। किशोरावस्था की आयु: विषम लिंगी भावना, कल्पना की प्रधानता, परेशानी एवं तनाव की अवस्था, पूर्व वृद्धि की अवस्था। फिर हम देखते हैं बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान की एक अलग शाखा बनाई गई है, जो बालकों के व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। परंतु वर्तमान में इस बाल विकास में परिवर्तन कर दिया गया है। तो हम डिफिनेशन देखेंगे कुरो एंड कुरो के अनुसार। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल से प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक चलती है। एक परिभाषा हम और देखेंगे जेम्स ड्रेवर के अनुसार, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तथा तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। फिर हम देखेंगे बाल विकास की प्रकृति। बाल विकास की प्रकृति निम्नलिखित है। मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में, मनोविज्ञान के विशिष्ट उपागम के रूप में इसके अंतर्गत निम्न उपागम हैं। क्या है कि प्रयोगात्मक उपागम, दैहिक उपागम, विकासात्मक उपागम, व्यक्तित्व संबंधी उपागम और एक विशिष्ट प्रणाली के रूप में। अब हम क्या हैं बाल विकास के क्षेत्र। बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक चलता है। बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन: मानसिक स्वरूप विज्ञान का अध्ययन, बालक व्यवहारों का अध्ययन, बालकों में व्यक्तित्व का मूल्यांकन, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है बाल विकास का यह क्षेत्र। फिर देखेंगे बाल विकास के संबंध में परंपरागत विश्वास। बाल्यावस्था के संबंध में बालक ही प्रौढ़ बनता है। दूसरा क्या, बालकों के जन्म के संबंध में शुभ नक्षत्र में पैदा होने वाला भाग्यशाली। अगला क्या है, वंशानुक्रम के संबंध में जैसे माता पिता वैसे संतान। गर्भकालीन प्रभाव के संबंध में जैसे देखभाल वैसा शिशु। फिर क्या है, यौन भेद के संबंध में बालक स्वयं बिना शून्य रखते होने वाला पौधा है, वह किसके अनुसार है, फ्रॉबेल के अनुसार। फिर उनके बाल
अध्ययन की विधियाँ। बाल अध्ययन की निम्नलिखित विधियाँ हैं। क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि। इस विधि का प्रयोग उनके प्राचीन मनोवैज्ञानिकों ने किया है और प्रेयर ने 1882 इस विधि का प्रयोग अपने 3 वर्षीय बालक पर क्रमबद्ध तरीके से किया। निरीक्षण विधि। यंग 1954 के अनुसार निरीक्षण नेत्रों द्वारा सावधानी से किए गए अध्ययन को सामूहिक व्यवहार, जटिल सामाजिक संस्थाओं और किसी पूर्ण वस्तु को बनाए रखने वाली पृथक इकाइयों का निरीक्षण करने के लिए एक विधि के रूप में उपयोग किया जा सकता है। फिर हम देखेंगे निरीक्षण विधि पद। उपयुक्त योजना, व्यवहार का निरीक्षण, व्यवहार को नोट करना, विश्लेषण, व्याख्या एवं सामान्यीकरण। निरीक्षण विधि के प्रकार। सरल अथवा अभियांत्रिक निरीक्षण विधि। अगला क्या है? व्यवस्थित अथवा नियंत्रण निरीक्षण विधि। फिर क्या है? सहभागी निरीक्षण और विधि। निरीक्षण विधि का महत्व क्या है? निरीक्षण विधि अन्य विधियों की अपेक्षा यह एक सरल विधि है। इस विधि का उपयोग वैज्ञानिक ढंग से होता है। तब व्यवहार संबंधी क्या, कैसे और क्यों इत्यादि प्रश्नों का निश्चित उत्तर प्राप्त होता है। फिर हम देखेंगे बाल्यावस्था में सामाजिक विकास 3 से 6 वर्ष तक। सहयोग की भावना का विकास, मित्रों का चुनाव, छोटे समूह में खेलना, दूसरों से स्नेहिक अपेक्षा, सामाजिक सूझ का विकास, आदतों का निर्माण, कार्यों में रुचि। एक डिफिनेशन देखते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। इस अवस्था में बालक अपने शिक्षक का सम्मान तो करता है परंतु परिहास करने की अपनी प्रवृत्ति का दमन नहीं कर पाता। किशोरावस्था में सामाजिक विकास। क्रो एंड क्रो के अनुसार जब बालक 13 से 14 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है तब उसके प्रति दूसरों के प्रति उसके कुछ दृष्टिकोण से उसके अनुभव में एक सामाजिक परिवर्तन होने लगता है। बालक और बालिकाएं अपने समूह का निर्माण करते हैं। समूह की सदस्यता के कारण उनमें नेतृत्व, उत्साह, सहानुभूति, सद्भावना आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। बचपना अवस्था की सामाजिक व्यवहार 1 से 2 वर्ष तक। इसमें क्या होता है? ध्यान आकर्षक मतलब 1 से 6 माह तक। अनुकरण 1 वर्ष तक बच्चा सीखता है। अनुकरण किससे? प्रायश्चिता मतलब 0 से 2 वर्ष तक वो दूसरे पे आश्रित रहता है। लज्जाशीलता 1 से 6 महीने तक नहीं रहता। ईर्ष्या 1 वर्ष तक। सहयोगी 1 से 6 महीने, 1 वर्ष से और 6 महीने तक। स्वप्रेम 1 वर्ष से 6 महीने तक। निषेधात्मक वृद्धि 1 वर्ष से 6 महीने तक। पूर्व बाल्यावस्था के कुछ प्रमुख सामाजिक व्यवहार क्या क्या है कि खेल, अनुकरण, निषेधात्मक, झगड़ा तथा मारपीट, सहयोग और सहानुभूति, चिढ़ाना व तंग करना, आक्रामकता, ईर्ष्या, प्रतियोगिता और मित्रता। वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक विकास का सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत इरस्किन मतलब वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि मतलब बालक का विकास जो है वह समाज में ही रहकर होता है। इसे जेडपीजी का भी सिद्धांत कहा जाता है। पाढ़ का भी सिद्धांत मतलब कहा जाता है। ये वाइगोत्स्की के अनुसार है। पाढ़ का मतलब है कि सहारा देना। बच्चा समाज में रहकर वह सबसे एक दूसरे से सीखता रहता है। अगला क्या है? उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास 6 से 12 वर्ष तक। इसमें क्या क्या होता है? सामुदायिकता, सामूहिक भक्ति,
मित्रता, यौन विरोध, नेतृत्व, सहयोग, सहानुभूति, खेल और सहिष्णुता, प्रतियोगिता एवं स्पर्श। किशोरावस्था में सामाजिक विकास 12 से 18 वर्ष तक होता है। यह क्या होता है? समूह का सदस्य होना, सामाजिक संबंधों की स्थापना, सामाजिक रुचियों का विकास, सामाजिक चेतना का विकास, पारिवारिक संबंधों में सुधार आदि। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें क्या क्या कारक है जो प्रभावित करते हैं। तो वंशानुक्रम है, शारीरिक व मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, पारिवारिक विकास, वातावरण है, आर्थिक विकास है, पालन पोषण की विधि, पड़ोस और विद्यालय, मनोरंजन, ये सब क्या करते हैं? समाज के द्वारा बच्चों को प्रभावित करते हैं। और फिर क्या है? समूह या टोली, संस्कृति जैसे कि वहाँ का रीति रिवाज, प्रचलन, लिंग, वृद्धि, भाषा का विकास, हीनता की भावना, व्यक्तित्व का विकास और सामाजिक विकास। फिर हम देखते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, चाहे सीटेट हो या यूपीटेट हो। तो चलिए हम देखते हैं जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे ने इन अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है। तो पहला क्या है? इंद्रिय जनित या गामक अवस्था। ये कब से कब तक चलती है? तो जन्म से 2 वर्ष तक। फिर अगला क्या है? यानी दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह है 2 से और 7 वर्ष तक। फिर तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, यह चलता है 7 से 11 वर्ष तक। फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 11 से और प्रौढ़ावस्था तक चलता है। तो ये पहला क्या, इसका मतलब क्या होता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इसमें बालक अपने इंद्रियों की सहायता से सभी चीज़ों को देखता है और समझता है। और इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह अपने पूर्व ज्ञान से लेके इस अवस्था में अनुसरण करता है। और यह इसमें क्या करता है? 7 से 11 वर्ष में इसमें बच्चा मूर्त चीज़ों को देखता है, जो उसको दिखाई देता है। मतलब देखता है कि जैसे बच्चे खिलौने देखते हैं, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उसे खोल के कि क्या क्या चीज़ इसमें लग के ये बना है। फिर अगला क्या है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चे का कैसे अनुकरण होता है कि वह चीज़ों को बिना देखे ही वह मतलब समझ सकता है। फिर क्या है? अधिगम समस्या एवं कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकता। मतलब कि अधिगम समस्या, अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना। सीखने में मतलब समस्या कब होती है, कठिनाई होती है, जब उसकी टॉपिक हम एक एक करके देखते हैं। जैसे पहले क्या आता है? विकलांग बालक। तो डिफिनेशन है क्रो एंड क्रो के अनुसार, ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रिया में भाग लेने से रोकता है या उससे सीमित रखता है, ऐसे बालक को हम विकलांग बालक कह सकते हैं। फिर दूसरा है शारीरिक दोष वाले बालक। इसमें क्या होता है? अंग दोष युक्त बालक, दृष्टि दोष युक्त बालक, श्रवण दोष युक्त बालक और वाणी दोष युक्त बालक। मतलब अंग में जैसे कि कोई अंग उनका सही नहीं है, उन्हें जैसे कि दिव्यांग बोलते हैं। फिर क्या है? दृष्टि दोष, जैसे आँखों में कोई दिक्कत, उन्हें दिखाता नहीं है या बड़ा अंधता जैसे कोई विकार हो जाए। श्रवण दोष मतलब उन्हें सुनाई ना देता हो, कम सुनाई देता हो। तो ये सब क्या करते हैं? उसको प्रभावित करते हैं। वाणी दोष, जैसे आदमी कभी शब्द को बोल नहीं पाता या अटक अटक के बोलता है, तो इसे क्या बोलते हैं? वाणी दोष। फिर हम आगे देखते हैं अधिगम अशक्तता। ये अधिगम अशक्तता क्या होता है कि इसमें सब ये विकार पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे अफेजिया, अफेजिया का मतलब क्या होता है कि भाषा एवं संप्रेषण अशक्तता। मतलब इसमें व्यक्ति जो है या बालक जो है
वो अपने भाषा का संप्रेषण जो है वह दूसरे तक पहुंचाने में असक्षम रहता है, सक्षम नहीं रहता। फिर दूसरा क्या है, अलेक्सिया। अलेक्सिया क्या है, या पढ़ने में अशक्तता, यानी कि उच्चारण में नहीं कर पाता, किसी शब्द को पढ़ने में वह गलत पढ़ता है। इसके बाद में है डिसलेक्सिया। इसमें क्या है, पढ़ने में कठिनाई, अक्षर पहचानना, अशक्तता। डिसलेक्सिया में बच्चे क्या करते हैं कि वो अक्षर को पहचान नहीं पाते हैं, उल्टा पढ़ देते हैं। जैसे कि वह अंतर नहीं कर पाते हैं यम में और डब्लू में, और इसके बाद अंग्रेजी डी में और बी में, उसे क्या बोलते हैं, अक्षर अशक्तता बोलते हैं। फिर डिसकैल्कुलिया, मतलब ये गणित संबंधी विकार है, इसमें बच्चे गणना नहीं कर पाते हैं। फिर डिस्थीमिया, यह घबराहट संबंधी विकार है। फिर है डिस्मोर्फिया, या हीनता संबंधी विकार है। क्या है, डाल्टन विधि। चौथा का हेडिंग है आपका डाल्टन विधि। इसके प्रतिपादक मीन्स हेलन अमेरिका के। दूसरा नाम ठेकेदारी पर था। 9 वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए क्षमता के हिसाब से काम का बंटवारा। कोई भी कक्षा नहीं, प्रयोगशाला में पढ़ाई जाती है। सीखना, फ्रेडसन के अनुसार सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। एक डिफिनेशन है क्रो एंड क्रो के अनुसार, सीखना अनुभव या व्यवहार, सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, बाल विकास का विकास कैसे हुआ, मनोविज्ञान से कैसे संबंधित है। तो मनोविज्ञान, ये शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। मनोविज्ञान, इसको क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। शब्द की उत्पत्ति कैरेट के अनुसार यूनानी, ग्रीक, लैटिन भाषा के 2 शब्द साइकोन लोगोस से मिलकर बना है। साइकोलॉजी मतलब आत्मा का विज्ञान। साइकी मतलब क्या होता है, आत्मा। लोगोस मतलब क्या होता है, तो अध्ययन, मतलब जो आत्मा का अध्ययन करे। अब इसका प्रयोग हम देखते हैं। प्रयोग 1590 में साइकोलॉजी का प्रयोग रुडोल्फ गोल्काय ने किया। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कौन करता है, रुडोल्फ गोल्काय। रुडोल्फ गोल्काय ने मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में किया, तो इसको क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिया। मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु। 16वीं शताब्दी में अरस्तु के प्रयासों से मनोविज्ञान शास्त्र साइकोलॉजी से अलग हुआ, इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। यहाँ ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी बनता है कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। आत्मा के रूप में मनोविज्ञान, मन के रूप में मनोविज्ञान, चेतना के रूप में मनोविज्ञान, व्यवहार के रूप में मनोविज्ञान। तो कहा जाता है कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, तो जैसे पहले आत्मा से, फिर मन में, फिर चेतना में, फिर व्यवहार में। इसे क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान का विकास। ये क्या है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति। 16वीं शताब्दी में आत्मा शब्द को आधार मानकर सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे के द्वारा मनोविज्ञान की आत्मा का विज्ञान माना गया। आत्मा शब्द की व्याख्या न होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। आत्मा का अध्ययन मनोवैज्ञानिक ढंग से कर पाना संभव नहीं था, इसलिए यह परिभाषा अमान्य हो गई।
इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोलोजी व उनके सहयोगी थर्स्टरीड ने 17वीं शताब्दी में मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स और जेम्स सली टिचनर आदि ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 19वीं शताब्दी में विलियम बुंट और विलियम जेम्स सली टिचनर आदि ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। ये इम्पॉर्टेंट है। फिर दूसरा क्या है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। फिर जेबी वाटसन के द्वारा वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल आदि ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। यह डिफिनेशन आती है पूरा परीक्षा में सीधे सीधे कि व्यवहार का विज्ञान किसे माना गया, तो जेबी वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल आदि ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। फिर व्यवहार के संदर्भ में जेबी वाटसन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान किया, इसलिए इन्हें व्यवहारवाद का जनक भी माना जाता है। तो व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेबी वाटसन। फिर यहाँ है आत्मा का विज्ञान, किसने कहा है? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे या किसमें? 16वीं शताब्दी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर यहाँ मस्तिष्क का विज्ञान, पेम्पोलॉजी 13वीं सदी से 18वीं सदी तक। फिर चेतना का विज्ञान, ये विलियम बुंट 19वीं शताब्दी में। व्यवहार का विज्ञान वाटसन, ये 20वीं सदी में। व्यवहार के विज्ञान का जनक कौन है? तो वाटसन। चेतना का विज्ञान का जनक कौन है? तो विलियम बुंट। और मस्तिष्क विज्ञान का जनक पोम्पोलॉजी। आत्मा का विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे। फिर हम देखते हैं आगे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। तो आज का टॉपिक बस यहीं तक। अगला टॉपिक हम कल फिर लाएंगे। फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना। धन्यवाद।